Hello and Assalamu alaikum. I'm your host Maryam Kiani and welcome to another episode of Hum Digital's Budget Special Podcast, जहां मैं इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स के साथ 2025 और 26 के आने वाले बजट और पाकिस्तान की इकोनॉमी को आसान और रिलेटेबल अंदाज में समझती हूं. For today's conversation on the state of economy in Pakistan and taxation in particular, I am honored to be joined by Saqib Shirani, who's a senior economist, former member of several past economic advisory councils, and one of my favorite writers on Pakistan's political economy. Thank you so much for your time, Saqib Shirani Sahab, and I really look forward to हमारी गुफ्तगू और उससे मुझे जो सीखने को मिलेगा और audiences को जो सीखने को मिलेगा. Thank you, Maryam. आपने मदद किया. It's a pleasure. I think conversation शुरू करने के लिए it would be useful to first just briefly map out कि पाकिस्तान का इस वक्त economic landscape है क्या. बहुत गुफ्तगू होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि हमने ये बेहतर किया, हम जब आए थे तो ये हालात थे, और उसमें डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स दी जाती हैं, इन्फ्लेशन परसेंटेज हो गई और हो गए. सो काइंड ऑफ जस्ट कि व्हाट रियली इज़ द स्टेट. और अभी बजट आने को है तो उससे पहले हम किस तरह अपना स्टेट समझें टू देन बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द बजट इटसेल्फ. राइट. तो देखिए, ऑब्वियसली एक कुछ महीनों से एक सॉन्ग एंड डांस हो रहा है कि हमने मिशन अकम्प्लिश कर लिया, इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दिया एंड अभी टेक ऑफ स्टेज पे है. और इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हुई है, बिकॉज एज़ यू नो कि 2 साल पहले हमारे रिज़र्व्स डिप्लीट हो रहे थे, हमारे मुबादला के जो ज़खायर थे वो कम हो रहे थे और बहुत ख़तरनाक लेवल तक वो गिर गए थे. उसकी वजह से रुपए की जो कदर थी वो दिन प दिन गिरती थी. तो एक अनसर्टनटी का एक फ़ज़ा थी, किसी को पता नहीं था कि रुपया किधर जाएगा, और इकॉनमी के हालात जो हैं वो मज़ीद दिन प दिन जो है ख़राब हो रहे थे. तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो हमने अभी हुकूमत ने IMF के साथ मिल के एक स्टेबलाइजेशन की है, इकॉनमी में इस्तेकाम आया, इसमें कोई शक नहीं है. और कुछ जो आज़ाद व शुमार हैं वो बेहतरी की तरफ भी गए हैं और अच्छे खासे गए हैं विजिबली. फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स स्टेबल हैं, थोड़े से बड़े हैं, रुपया बहुत मुस्तहकम है बहुत महीनों से बल्कि साल से. और हुकूमत का जो फेवरेट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट, वो जो है वो 120-124 हज़ार की सतह पे है. तो वो कहते हैं देखें, इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को हमने टर्न अराउंड कर दिया. ये एक दुनिया है जो हम देख चुके हैं पहले भी, और मैं इसमें रह भी चुका हूँ. टू बी ऑनेस्ट, मैं ख़ुद भी इसका हिस्सा रह चुका हूँ जब मिनिस्ट्री फाइनेंस में था, कि हमारा जो हुकूमत का जो एक होता है ज़ाविया, वो एक आम पाकिस्तानी के ज़ाविये से या उसकी दिन की जो एक डेली एक लाइफ होती है, रियलिटी होती है, उससे बड़ा मुख्तलिफ होता है. और अगर मैं दूसरे नंबर्स आपको पेश करूं तो आपको पता चलेगा कि एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है. तो ये ऑफिशियल नंबर्स हैं सारे जो मैं अभी पेश कर रहा हूँ. ये दे नॉट एस्टिमेट्स या किसी ने मेड अप नंबर्स नहीं है. ये ऑफिशियल नंबर्स, एंड ऑफिशियल नंबर्स जनरली आपको पता है अंडरस्टेटेड होते हैं. जब कोई बुरे नंबर्स होते तो अंडरस्टेटेड होते हैं, और अच्छे जो होते हैं तो ओवर एग्जैजरेटेड होते हैं. अब ये क्या है ऑफिशियल नंबर्स? पहली बात है कि हमारे पास अभी अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आए हैं. डिजिटल सेंसस हुआ था, 7th पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस, पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस है. उसके रिज़ल्ट्स रिलीज़ हुए. मैं एक्चुअली काफ़ी क्रेडिट देता हूँ हुकूमत को, BBS को, कि उन्होंने वो नंबर्स पब्लिश कर दिए, जिसमें ये पता चला कि जो बेरोज़गारी है पाकिस्तान में वो बुलंद तरीन सतह पे है. 22% पाकिस्तानी जो लेबर फोर्स में हैं वो ऑफिशियली इस वक्त जो है वो बेरोज़गार है. यानी कि 18.8 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ पाकिस्तानी अब जॉब की तलाश कर रहे हैं. 2 करोड़ पाकिस्तानियों का मतलब है तकरीबन औसतन जो है ना एक घराने में 6 लोग 6.5 लोग होते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट 120-130 मिलियन पीपल जो मुतासर हैं बेरोज़गारी की वजह से. फिर वर्ल्ड बैंक ने मार्च में अपना जो उनका तखमीना होता है गुर्बत के हवाले से, उसको उन्होंने अपडेट किया. और उसमें उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक, जो कि काफ़ी क्रेडिबल एस्टिमेट होता है उनका, कि 42.3% पाकिस्तानीज़ गुर्बत की सतह के नीचे हैं. That's 104 million Pakistanis, right? We've never been here before.
for a long time. I mean, we were here, you know. So recent history में ये दोनों numbers जो हैं, they're the worst. So एक तरफ इनको रखें आप और एक तरफ हुकूमत का आप song and dance देखें तो you know कितनी बड़ा disconnect है between average पाकिस्तानी की ज़िंदगी और हुकूमत की जो narratives हैं. So I think we have to be really careful. अच्छा, unfortunately जो budget आएगा उसमें भी there's nothing they can or will be able to do or will do for this lot of people. जो unemployment and the poverty. जो 104 मिलियन पाकिस्तानी गुर्बत की सतह के नीचे इनके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे बल्कि मज़ीद इनके ऊपर बोझ बढ़ेगा क्योंकि हम ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं जो IMF डिक्टेटेड हैं और हुकूमत के पास कोई ऐसा विजन भी नहीं है टू ग्रेट एक्सटेंट और कोई स्पेस भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस. सो मेरा अपना ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली ये बजट विल बी मोर ऑफ द सेम. You use the word IMF dictated. This is something मैं बहुत इसमें इंटरेस्ट लेती हूँ कि what are people's opinions on कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ रिलेशनशिप है एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन है जिसमें अब ये बात होना शुरू हुई है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जो ग्लोबल साउथ है उनका इन इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उससे एतबार उठ गया है. इट रियली हैज़ नॉट डन मच फॉर देम इन टर्म्स ऑफ टेकिंग देम इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल चेंज और लास्टिंग चेंज. एंड अभी हमने देखा कि नाइजीरिया ने कुछ अरब डॉलर पे करके अपने आप को IMF उससे निकाला. पाकिस्तान रिमेन्स कॉट इन इट एवरी टाइम. डिफ़ॉल्ट की बात हो वैसे हो वी गो टू दैट बेल आउट और वो पूरा एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का वो एक हिस्सा है ये जो हमारा उनके साथ रिश्ता है. डू यू थिंक वाई इज़ इट कि जो हमारा बजट जब आता है या जब ये पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें जो आपने जिन मसलों की लोगों की बात की वो हल नहीं होते तो कहा जाता है ओ वी आर बाउंड या हमारे हाथ बंधे हुए हैं या IMF इज़ why is that the case because we don't do our homework? Is that the case because the structure itself is like that? Just your quick thoughts on this itself. एक बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें obviously at some stage maybe later stage आपको थोड़ा सा deep dive इस पे करना पड़ेगा लोगों को समझाने की ज़रूरत है. मेरा ज़ाविया जो है अब उस पे and you know obviously I have some experience. I've worked with the IMF you know from the Ministry of Finance perspective and then studied the IMF from a historical perspective. तो इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो बड़ी टेक्निकल लेवल पे तो ये है कि हमारे पास ऑब्वियसली जब ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं होते हैं देन आपके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती हैं. अगर आपके पास कोई बेनिफैक्टर्स हों बायलैटरल यू नो सऊदी अरेबिया कतर और व्हाटएवर विलिंग टू हेल्प यू या अगर इंटरनेशनल financial conditions हमगवार हों तो you know you can go to the markets and borrow the money. But unfortunately Pakistan has been doing this so many times कि अब हमारे benefactors भी उन्होंने हाथ अपना रोका हुआ है and everybody says go to the IMF. Why do they say that? Because they want you to you know the IMF to fix you once and for all, right? अच्छा वो भी थोड़ा सा misplaced वो है because the IMF doesn't fix you. You know, it basically, I mean, there's a lot of literature on this, कि it makes things worse, right? You have to fix yourself. अच्छा, हम क्यों नहीं fix करते हैं अपने आप को? और हमारा IMF के साथ क्या रिश्ता है? वो इसकी एक और सतह पे भी हम देख सकते हैं इसको. Basically, you mentioned कि the IMF is part of a global financial architecture. That's absolutely true. But more importantly, it's part of a global power architecture, right? It's an instrument. Absolutely. It's an instrument of policy for the West, especially the US, the largest shareholder. And what do they want to do? They basically want to prop up elites in countries like Pakistan and many other places that they're interested in. Absolutely. So ये जो हम देखते हैं ना कि IMF पैसे दे रहे हैं मगर at the same time गुर्बत में इजाफा हो रहा है और वो है मगर elites खुश हो रही हैं तो इसको थोड़ा सा यूं भी आप देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि ये अगर आप 3 साल पहले जाएं थोड़ा सा पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी मैं अगर टच कर लूँ कि 3 साल पहले जाएं तो एक प्रोसेस ऑफ डीस्ट्रैटिफिकेशन हो रहा था उससे पहले. यानी कि एलीट्स जो हैं जो इंट्रेंच्ड एलीट्स है पाकिस्तान में वो फील कर रहे थे कि उनकी पावर उनके हाथ से स्लिप हो रही थी. सो दे मेड अ कम बैक यू नो इन अप्रैल 2022 दे मेड अ कम बैक. द एम्पायर स्ट्रक बैक एंड द एम्पायर इज नॉट जस्ट अ लोकल एम्पायर इट्स अ इंटरनेशनल एम्पायर. तो उनका जो फिर वो है ना दे स्ट्रक बैक ऑल्सो थ्रू द IMF. So what's happening now in the past 3 years is what we call in literature it's called re-stratification. The elite is now being empowered once again. उनका जो कैप्चर है पाकिस्तान के ऊपर ताकि वो होल्ड उनका ख़त्म ना हो
اور جو انٹرنیشنل پاورز ٹو بی ہیں جو ہمیں رول کرتی ہیں وہ اس ایلیٹ کے تھرو رول کرتی رہیں. ویری امپورٹنٹ یہ بیک گراؤنڈ گلوبلی آپ سمجھیں کہ وہ اور انسٹیٹیوشن کس لینڈسکیپ میں کام کر رہا ہے اور پھر وہ پاکستان میں ڈومیسٹکلی اس کی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں آف واٹ وی اگری ود دیم اینڈ واٹ دے ڈکٹیٹ اس, تو وہ کیوں ویسے ہے. اینڈ سو اٹس امپورٹنٹ وچ از وائی آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ فرام اے ڈومیسٹک اینگل سے ہٹ کے. ایلیٹ کی آپ نے بات کی اور یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے, یہ جو سسٹم ہے, آئی وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ دس فرام اے ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو آلسو, کہ وہ جو آپ ایلیٹ مس رول کے بارے میں لکھتے ہیں اور کہ اس نے کیا پاکستان کے ساتھ کیا. بٹ بیفور دیٹ اگر ہم تھوڑا سا ٹیکسیشن کے بیسکس پہ جائیں یا ٹیکس کانسیپٹ کی, اور اینڈ دین وی کین کور آل آف دس. ایک ورڈ ہم بہت زیادہ جو سنتے ہیں وہ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے ایکسیٹرا. جی ڈی پی وچ از گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, وہ ایک ویلیو, اٹس دا سم آف این اکنامک ویلیو ان اے پلیس ان اے کنٹری. تو اور پھر آف کورس یہ انڈیکیٹر کتنا ریفلیکٹیو ہے آف اکنامک اسٹیٹ اینڈ واٹ ریئلی ڈز دس مین, یہ کن فیکٹر سے انفلوئنس ہوتا ہے, یہ کیوں ضروری ہے, تھوڑا سا اگر اف وی کین جسٹ انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ. ٹھیک, تو دیکھیں آپ کو اوبویسلی مریم آئیڈیا ہے تاریخ کا, وہ یہ ہے کہ ایکچولی جب اسٹیٹ فارمیشن ہوئی تھی تاریخ میں, اگر لیٹ سے میگنا کارٹا کی بات کریں انگلینڈ میں, تو سارا دار و مدار جو تھا نا وہ تقریباً دا رائٹ ٹو کلیکٹ ٹیکسز تھا, یا دی who can collect taxes and who it's collected from, سارا اس کا دار و مدار سے اسٹیٹ فارمیشن اسٹارٹ ہوئی. رائٹ, سو فار ایگزامپل جو بیرنس تھے انگلینڈ نے, ان کے اوپر جب وہ انڈیو ٹیکس وغیرہ وہ لگائے تھے, تو انہوں نے پھر جب اس کا ریئیکٹ کیا, اینڈ دے ور اسٹرانگ انف ٹو فورس دا کنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ٹو دین اسٹارٹ شیئرنگ پاور ود دیم. Right? So this is how so it's really important. So جب ہم اسٹیٹ کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم بیسکلی دو چیزوں پہ دیکھتے ہیں, بہت مطلب اور بھی چیزیں ہیں بٹ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک یہ جو اسٹیٹ ہے وہ کتنا ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے, دوسرا اس کی جو ملٹری پاور ہے یا پاور ٹو انفورس اٹس ریٹ وہ کتنی اسٹرانگ ہے. سو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مونوپلی ٹورڈز آن ٹیکسیشن اینڈ مونوپلی آن وائلنس, یہ اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے اور کسی اور کے پاس نہیں ہونی چاہیے. That's how it defines. That's how. So the stronger this is, and then of course that's it has to be more nuanced as well, کیونکہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ آپ کس سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور کس سے نہیں کر رہے. So fairness and equity are principles that are really important taxation کے حوالے سے. Absolutely. اور پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے, یعنی کہ ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے ہیں, مگر ہم غریبوں سے زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور جو امیر ہیں ان کو ہم فری پاس دیا ہوا بہت حد تک. اب دیکھ لیں آج کل فار ایگزامپل اس حکومت نے کہا ہم نے ریفارمز کیے ہیں, اور وہ ایک ریفارم ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو پچھلی حکومتیں جن سے ٹیکس نہیں وصول کر پا رہی تھی ان کے اوپر ہم نے ٹیکس لاگو کیا, تو یہ کہتے ہیں تاجر دوست اسکیم. رائٹ, اچھا یہ طبقہ جو ہے نا ایک فیوریٹ طبقہ ہے, خاص طور پہ پولیٹیکل کنسٹیٹوینسی ہے, اس خاص طور پہ یہ جو سیٹ اپ ان پلیس ہے ان کی ایک فیوریٹ کنسٹیٹوینسی ہے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک ٹارگیٹ لگایا, ان کے 50 ارب روپے کلیکٹ کریں گے. رائٹ, اور 4 کروڑ یا 40 کروڑ روپیہ بھی نہیں آیا ابھی تک ان سے. تو یہ دس از آل پارٹ آف دیٹ political economy that we need to focus on, not just the tax to GDP ratio, وہ تو کم ہے ہی اور بہت عرصے سے 8-9%, 10% barely ہم کراس کرتے ہیں. But really it's important how we are taxing and how we are taxing them. The second part is کہ direct taxation ہے یا indirect taxation ہے. So we tend to collect taxes from indirect taxes, which means taxes on consumption. Okay. So یعنی کہ جو غریب ہوتا ہے وہ جب کوئی اپنے اب تو ہم نے اس پہ بھی لاگو کر دیا, بچے کے لیے دوائی لیتا ہے فار ایگزامپل, یا بچے کے لیے کوئی ملک پاؤڈر لیتا ہے, اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنا ہی ٹیکس 18% دے رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کی استدعا کے مطابق اوبیسلی وہ دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ, بیکاز اس کی ارننگس کم ہے, اور میں یا آپ جا کے لیں تو ہمارے لیے اتنا نہیں فرق پڑے گا, بیکاز ہماری ارننگس اس کے مقابلے میں پروپورشنل. سو اٹس ریگریسو ٹیکسیشن.
So it's a really messed up situation as far as the taxation is concerned. Yeah. And ना टैक्स कलेक्ट करना इसकी बहुत इसकी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो नज़र आते हैं. एक तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्टेट गेट्स वीक because it cannot spend on on the infrastructure, it cannot spend on policing, on public services, public goods, etc. दूसरा जो gap होता है between expenditure and taxation, it has to be made up by borrowing. So हम देख रहे हैं कि over a period of time क्योंकि टैक्स stagnant रहा है 8% पे 9% पे, तो गवर्नमेंट की बोरिंग बढ़ती गई. तो आज तकरीबन 70% जो गवर्नमेंट का बजट है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स पे जा रहा है, rather than मेरे और आपके ऊपर या गरीबों के ऊपर खर्च हो रहा हो. So it's a huge consequence. From what I understand, आपने कहा कि progressive taxation क्योंकि नहीं है उसकी वजह से which is unfair उसकी जो distribution है, और फिर उसकी वजह से there is issues in एक तो वो relationship of the state with its citizens जिसमें वो उनको वो नहीं दे पा रहे public goods, and दूसरा is that it's also affecting our finances in terms of our debt, हमारी danger of default, etc. etc. These are essentially एक देखें तो इकोनॉमी का सारा मसला के डिफ़ॉल्ट वाला मसला और फिर आवाम का एक्सपीरियंस और उनके साथ रिलेशनशिप. सो इफ़ एट द हार्ट ऑफ इट इज़ एक्चुअली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. बिल्कुल. One of the things, I think, one of the things, of course. One of the really important things. Why has it not happened? Or even, I think, a better question that you would be able to explain for our audiences, I think, could be what is needed to do it, and if the budget is doing anything or is trying, and just a few words on that. अच्छा, ये बड़ी वो आयरॉनिक बात है कि आज ही आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कि IMF ने शूट डाउन कर दिया वेल्थ टैक्स. Right? Yes, because yes. wealth tax is one of the ways to make your system more progressive. Because obviously income से आप हटके थोड़ा सा उन लोगों को जिनकी wealth accumulation हो रही है उनको ज़्यादा टैक्स करने की कोशिश करते हैं. अब ये क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है because हमारी obviously जैसे मैंने कहा पहले भी और आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो डॉक्टर इशरत की बुक का टाइटल भी था An Elitist State. ना अब हमें पता है जैसे डैरन अचेमोग्लू वगैरह ने जिनको नोबेल प्राइज़ अभी मिला था, उन्होंने कहा इलीट्स दो किस्म की होती हैं. ज़रूरी नहीं कि सारी इलीट्स तो सब जगह रूल करती हैं, मगर इलीट्स की नेचर में उनकी फितरत में फ़र्क होता है. कई जगह जो है इलीट्स जो है वो गिव बैक करती हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करती हैं. वो कहती हैं यार मतलब हम सस्टेनेबल बनाते हैं वो साइकिल. so they say okay fine, let's give back and let's grow the pie, and then we continue to everybody is happy, and then they let us rule for a longer period of time. और कई elites होती हैं जो for some reason वो सेल्फ इंटरेस्ट इतना उनका वो उसके बारे में सोचती नहीं है. वो या हमारे केस में फॉर एग्जांपल एक मॉरल हैजर्ड है एट प्ले बिकॉज हमारी एलिट्स के पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है. तो वो कहते हैं कि यार हम जितना भी गंदा बुरे तरीके से रूल करें, एक्सट्रैक्टिव एलिट हैं हम, जितनी तरीके से भी एक्सट्रैक्ट करेंगे ये अवाम जो है ना ये खड़ी नहीं होगी हमारे ख़िलाफ़, या खड़ी भी होगी तो वी हैव हेल्प from outside sources, from our internal agencies कि हम will put it down. So unfortunately ये सोच prevail करती है. So we're stuck. Yeah, so we're stuck. So in a sense that's why they do not think about progressive taxation. They find they're comfortably numb, जैसे Pink Floyd ने कहा था, they're comfortably numb with the situation. Yes. Right? And taxation is just one side of it. The other side is you may collect taxes from progressive taxation. Where are you spending the money? Who are you spending it on? Yes. So if you look at the budgets for the last 2 years, बड़ा telling एक situation है कि मेरे और आपके ऊपर तो खर्च नहीं हो रहा है या गरीबों के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, खर्च हो रहा है पॉलिटिकल ब्राइब्स पे. सैलरीज बढ़ रही हैं सिविल सर्वेंट्स की, जजेस की सैलरीज बढ़ रही हैं, मिलिट्री की सैलरीज बढ़ रही हैं, स्पेशल अलाउंसेस दिए जा रहे हैं. अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऑनरेरियम उनको डिस्क्रेशन मिल गया कि वो किसको ऑनरेरियम दें या ना दें, कितना दें. So this is, for me, it's all part of political patronage. This is where the money is going. And this is really unfortunate because this is not, ये sustainable भी नहीं है and this is not desirable as well. And I mean, उसमें फिर हम देखते हैं PSDP के cuts होते हैं, जो तरक्याती फंड है, on education, health, human development index पे we're
164th आई थिंक UNDP की जो रिपोर्ट थी उस हिसाब से आई थिंक एक अभी बजट में बात हो रही है एक तो आपने वो बात की सारे ग्रुप्स की कि सैलरी क्लास ये का मसला है, ताजिर का वो नहीं आते उसमें, नेट में नहीं आना चाहते, रेजिस्ट करते हैं, बिजनेसेस कहते हैं कि हम भी ओवर टैक्स हैं और उसकी क्योंकि उसकी वजह से मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है, उनकी पावर परचेजिंग पावर कम हो रही है. So what I still don't quite understand is that why is everybody unhappy with the taxation system? So except a small group, you know. So like उसमें बाकी में अगर आप देखें तो it's not just that businessmen are happy, but it's only the salary class which is the issue. But across the board एक तो वो है. दूसरा I also want briefly कि जो कुछ sectors हैं tax evasion जिसमें ज़्यादा common है या वो कौन है और उसमें is the budget doing anything to address that and how important is that issue in जो taxation का मसला है. बड़े अच्छे सवाल आते हैं और बड़े ज़रूरी हैं कि हम इसके ऊपर बात करें. पहली बात है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ऑफ कोर्स एक छोटा सा तबका है एलीट जो रूल करता है, मैं वो तो खुश है टैक्सेशन स्ट्रक्चर से, बिकॉज उनको नहीं देना पड़ता है, ना वो देते हैं, ना विलिंगली देते हैं, ना यू नो. So they're obviously state को run करने के लिए they're imposing then taxes on everybody else. When I say everybody else, उनकी जो अपनी constituencies हैं उनके ऊपर तो नहीं. For example, 2 बड़ी constituencies हैं, 3 I would say बहुत बड़ी constituencies हैं जो बची हुई हैं. एक तो हमने ताजिरों की बात की, दूसरा ब्राय नाम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा है, मगर ये ब्राय नाम है. इसकी 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये ना सही तरीके से लागू होगा, ना हम इस पोजीशन में है कि कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी देखें ना, नाक के नीचे जो इनके सेक्टर्स हैं उनके ऊपर तो FPR कलेक्ट नहीं कर सकती टैक्स, तो जो इतना मुश्किल है, दिस इज़ अ हार्ड टू टैक्स सेक्टर. तो इससे उम्मीद भी ज़्यादा ना रखें कि अगर ये प्रॉपर्ली टैक्स भी हो गया तो इससे पैसा आएगा. तीसरा रियल इस्टेट है, उसके ऊपर हुकूमत ने पिछले 2-3 हुकूमतों ने काफ़ी कोशिश की है. थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, जो DC रेट्स हैं और यू नो वैल्यूएशन एक्सरसाइजेज हुई हैं, सो देयर आर लॉट बेटर. बट अभी भी फॉर एग्जांपल लाहौर जैसे शहर से भी जो उसकी इक्विवेलेंट है लेट्स से इंडिया में मुंबई से 1/6 या 1/10 लाहौर का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है, इवन लेस देन दैट. So clearly there's a lot more to do. यहाँ भी agriculture I know is in 18th amendment के बाद provincial subject to is property also? हाँ, property is तो मतलब it's seeing कि वो provincial level पे वो capacity नहीं है जो आप कह रहे हैं कि वो implement नहीं हो पाएगा. बिल्कुल. और even actually FPR की level पे अगर FPR को भी कह देना कि आप outsource कर दें, कि आप कर दें, it's not, because this really requires इतने there are 12 million farms, ठीक है, 12.5 एकर्स के ऊपर कम है, मगर फिर भी इतने बड़े पैमाने पे एक यू नो एक मुश्किल कैलकुलेशन करना और कैलकुलेट करना कि कितना इनको देना है और उसे कलेक्ट करना, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. और अभी जो एक डिसीजन हुई है टू कि जो टैक्स पॉलिसी यूनिट है वो FBR से हटा के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लाया जाए, डू यू थिंक दैट कुड मेक एनी ऑफ दिस बेटर? The policy. So we'll come to that. So the thing is, so when you exclude so many people from political constituencies from paying tax, then obviously बोझ सारा फिर बढ़ता है जो already taxed है. बिल्कुल. और वो 2 बहुत बड़े, एक तो salaried class है और दूसरा जो formal sector firms है, documented firms है, tax compliant firms है, right? And पहले before answering this tax policy unit, जो आपने इससे जो ज़िमनी sort of question पूछा था आपने, वो रिलेटेड था कि कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ, राइट? सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज देयर कोई 5 या 7 सेक्टर्स हैं, बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ ट्रेड हो रहा है, इलिसिट ट्रेड हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, राइट? फॉर एग्जांपल टबैको है, पेट्रोलियम है, फिर फार्मास्यूटिकल्स है, शुगर है, टी है, यू नो टायर्स है. नाउ ये वो सेक्टर्स हैं दैट आर स्मगलिंग प्रोन, एंड वहाँ क्या हो रहा है कि FPR की मिली भगत से काफ़ी हद तक और हुकूमत की भी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये जो सेक्टर्स के पीछे लोग हैं ना, इट्स नॉट कि हवा में हो रहा है ये, यू नो, सबको पता है कि फॉर एग्जांपल जो इलिसिट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं वो मुझे भी पता है कि किधर हैं, यू नो, खैबर पख्तूनख्वा में या AJK में या चकवाल में या वट एवर. Why aren't they taxed? Because they're
political economy related, they're connected. Those people are sitting in the Senate. Those people are sitting in, their MNAs, their MPAs. So FPR کو بھی مشکل ہوتی ہے ہاتھ لگانا ان کو, یا FPR ملی بھگت کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, right? Now when you this collusion of اس میں آپ دیکھ, so when you add all these are, potentially you can collect about 3 trillion rupees in tax from these sectors, but نہیں ہو رہا ہے. اور امیجن کریں کہ آپ seems like کافی کوئک فکس ہے. It's absolutely. So آپ جو کلیکشن کر رہے ہیں اس کا 1/4 جو کرنٹ کلیکشن ہے 1/4 can come from just collecting taxes from the right places. But یہ نہیں ہو رہا ہے. Instead آپ وہ بیچارے سیلریڈ والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے. So یہ جو ایکسٹرا کلیکشن ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں, جس کا حکومت بڑا کہہ رہی ہے کہ اتنا ٹیکس کلیکٹ کیا, اس کا 10% صرف 10% جو ہے وہ صرف یہ سیلریڈ لوگوں سے آ رہا ہے. That extra collection, right? 45% is coming from already compliant sectors. So it's tax net بڑھانے کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. تو اس کا اب کہہ رہی ہے, جو آپ نے سوال پوچھا کہ ٹیکس پالیسی یونٹ اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا, کچھ حد تک تو فرق پڑے گا. اینڈ سم تھنگ جو 2008 سے 7 سے ہم کوشش کر رہے ہیں کرنے کی, بٹ وہ FPR doesn't want to let go, کہ وہ خود ہی چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس پالیسی خود ہی بنائیں. بٹ وہ ڈیفینیٹلی فرق تو پڑے گا, بٹ اٹس مور دین دیٹ. آئی تھنک FPR کی کیپیسٹی کو ہمیں انکریز کرنے کی ضرورت ہے. FPR میں جو انسائڈرز ہیں, پولیٹیکل انسائڈرز, ان کا جو نیکسس ہے FPR کے ساتھ, اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. FPR کو ریئلی اٹانومس کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ FPR کو ڈیٹا ڈریون اینڈ ٹیکنالوجی ڈریون کرنے کی ضرورت ہے. سو اٹس کمپلیٹلی کٹ آف, اٹس این آرمز لینتھ ریلیشنشپ. دے شوڈنٹ نو ہو آئی ایم, they shouldn't be, it's جیسا IRS آپریٹ کرتا ہے US میں, they should operate with me and I should operate with them completely faceless and in a nameless way and a faceless way. Thank you so much. I think this is a good note to conclude also, because ابھی ہم نے جو taxation کے different sectors کی بات کی, and then کہ FBR as a unit and finance ministry then ان کا کیا رول ہے, اور آپ نے ان فیکٹ کوائٹ کلیئرلی یو ہیو ایکسپلینڈ کہ کیا بجٹ میں ہونا چاہیے جو ہمیں نہیں دکھا. اینڈ ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کے حساب سے ڈیفینس بجٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو انکریز, PSDP از ایکسپیکٹڈ ٹو ریسیو اے کٹ, سیلری کلاس جو پچھلی دفعہ کا کچھ ایون شارٹ فال ہوئی ہے وہ دوبارہ ٹیکسیشن آن دا سیم کلاس کے تھرو کمپلیٹ کی جائے گی ایکسیٹرا. سو آپ نے پوائنٹ کیا ٹو اے لاٹ آف پولیٹیکل اکانومی کے یہ جو مسئلے ہیں اینڈ اسپیسیفکلی سیکٹرز. سو آئی تھنک میں نے اس سے سیکھا, اینڈ آئی تھنک دا آڈینس ول لرن. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے Thank you for having me here. Of course. Thank you so much for your time. For all those watching, اگر آپ کو یہ conversation اچھی لگی تو please don't forget to like, share and subscribe, and do let me know your feedback in the comments. I'm your host Mariam Kiani, and I'll see you on the next episode. Thank you.